Hi, today I will talk about the Uniform Civil Code. So, myself Ahmad, and once again, I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network. Recently, the CM of the Uttarakhand has announced that it is going to implement the Uniform Civil Code. हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने जा रही है. सो लेट्स understand that what is the Uniform Civil Code. See, Uniform Civil Code refers to a set of common civil laws that would apply to all religious communities equally, and these laws will cover interpersonal relationship as well as deal with matters related to marriage, divorce, inheritance, adoption, succession, etc. यदि हम इन यदि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने की कोशिश करें, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक ऐसा कॉमन सिविल लॉज होगा, है ना, यह है दैट वुड ऑल दैट वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी इक्वली, जो सभी धर्मों के लिए एक लॉ होगा. ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लॉ है जो कि सभी धर्मों के लिए इक्वली होगा. जैसे अभी मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है या शरीयत एक्ट है, ठीक है, हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन एक्ट है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, एक ऐसे लॉ को लाएगा जो सभी धर्म के लिए इक्वल होगा. मतलब कि यूनिफॉर्म मतलब कि ये सिविल लॉ को यूनिफॉर्म कर देगा. मतलब एक ही सिविल लॉ होगा जो कि मुस्लिम के लिए भी वही होगा, हिंदू के लिए भी वही होगा, क्रिश्चियन के लिए भी वही होगा. ठीक है, आगे कहता है कि दीज लॉज विल कवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. सी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज नथिंग बट इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू या मोर इंडिविजुअल. यदि, ठीक है, जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या, जैसे कि यदि फैमिली में एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में जो रिलेशन है उसे भी हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं ना. फ्रेंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे भी हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं. ठीक है, जैसे कि लव के बीच में जो रिलेशनशिप होता है एक लड़का से एक लड़की के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे भी हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं. एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं. एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं. ठीक है, तो क्या कहता है कि दीज लॉज विल कवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज वेल एज इट विल डील विथ मैटर्स रिलेटेड टू द मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन. और बोलता है कि ये डील करेगा किससे, मैरिज से, डाइवोर्स से, इनहेरिटेंस से, एडॉप्शन से, सक्सेशन से. तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैरिज से कैसे डील करेगा. जैसे देखिए, यदि कोई हिंदू लड़का भी शादी करना चाहता है, इफ अ हिंदू बॉय हु वांट्स टू मैरी नाउ ही विल हैव टू रजिस्टर हिज मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1956. यदि कोई हिंदू लड़का अभी शादी करता है तो उसको अपनी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर करना पड़ेगा. ठीक है, यदि वो डाइवोर्स देता है तो ही विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1956. यदि वो डाइवोर्स देता है तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है उसके जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा. इसी तरह से यदि ये कोई मुस्लिम लड़का शादी करना चाहता है तो जो शरीयत एक्ट है, जो पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके तहत उसको अपनी शादी को रजिस्टर करना पड़ेगा. यदि वो डाइवोर्स देता है तो उसकी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्रिश्चियन, इसी तरह से क्रिश्चियन के लिए है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक धर्म के लिए अलग पार्टिकुलर पर्सनल लॉ है. जैसे हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है. तो ये क्या करेगा कि जब यूनिफॉर्म सिविल लॉ आएगा तो ये क्या करेगा कि सारे लॉ को रिप्लेस करके एक सिविल लॉ लाएगा जिसके तहत मुस्लिम को भी गवर्न किया जाएगा, जिसके तहत हिंदू को भी गवर्न किया जाएगा, जिसके तहत क्रिश्चियन को भी गवर्न किया जाएगा. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. See, the provision for the Uniform Civil Code has been covered under Article 144 of the Indian Constitution. मतलब जो यूनिफॉर्म की जो बात की गई है वो आर्टिकल 144 के अंदर में बात की गई है, विच इज नथिंग बट द
which is nothing but a part of the DPSP, है ना। जो आर्टिकल जो 144 है ये क्या है, DPSP का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 144 क्या कहता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 144 द स्टेट हैज बीन डायरेक्टेड टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन throughout the country, and the objective of this is to replace the fragmented personal laws that exist for different religions and communities, to provide for common and equal personal civil law that would govern interpersonal relationship, so that it will set a stage for establishment of egalitarian and the equal society। तो देखिए अंडर आर्टिकल 144 में ऐसा डायरेक्शन दिया गया है गवर्नमेंट को कि आप एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएं, है ना, जो कि इंडिया में सारे सिटीजन के लिए एक हो, है ना, मतलब कि सारे सिटीजन के लिए एक हो। और ऑब्जेक्टिव इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे बताया कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं, जैसे मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉज है, हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉज है, ये सब को क्या करेगा, ये सारे लॉज को एक लॉ में कन्वर्ट करेगा, है ना, so that it will provide for common and equal personal civil law, ताकि सब के लिए एक ही कॉमन और पर्सनल सिविल लॉ हो, that would govern, जो कि गवर्न करेगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहा है, so that ताकि it will set a stage, ताकि एक ऐसा स्टेज तैयार हो सके, ताकि एक ऐसा माहौल तैयार हो सके for the establishment of the egalitarian and the equal society, जहां हर सिटीजन समान हो और हर सोसाइटी को इक्वल, है ना, ट्रीट किया जाए, और जहां हर कम्युनिटी को इक्वल ट्रीट किया जाए, ऐसा आर्टिकल 144 कहता है। बट रिमेंबर दैट द यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन बी इंप्लीमेंटेड ओनली व्हेन द सोसाइटी इज रेडी फॉर इट। लेकिन हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब हमारा समाज इसके लिए तैयार हो। इट कांट बी फोर्स्ड डाउन बाय द स्टेट एज वेल एज द जुडिशियरी, है ना, हम इसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बात की कि आर्टिकल 144 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, विच इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द डीपीएसपी। सो लेट्स टॉक अबाउट द डीपीएसपी कि व्हाट इज द डीपीएसपी। See, DPSPs are just a set of goals and mandates that has been laid down for the state to promote the socio-economic growth and the development of the country। मतलब कि DPSP कुछ एक ऐसा गोल्स और एक ऐसा मैंडेट्स है जिसके तहत गवर्नमेंट प्रमोट करेगी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को, है ना, सामाजिक आर्थिक विकास को प्रमोट करेगी, एंड डेवलपमेंट, और प्रमोट करेगी किसको, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना, इसको प्रमोट करेगी, हम इसे डीपीएसपी कहते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड विच विल कवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यदि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड खुद में एक डीपीएसपी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें बात किया गया, आर्टिकल 144 में, और आर्टिकल 144 क्या है, एक डीपीएसपी का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक डीपीएसपी बात करता है कि वो कवर करेगा, वो गवर्न करेगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। यदि हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को देखें तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये, जैसे कि आप बोलिएगा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। देखिए मुझे किससे दोस्ती करना है, मुझे किससे शादी करना है, मुझे किसके साथ कैसा रिलेशन रखना है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यही डील करता है, इट इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन टू या मोर इंडिविजुअल, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि यस, क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ कंट्राडिक्शन बिटवीन द डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट्स। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझे कि आप डीपीएसपी के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को कैसे गवर्न कर सकते हैं। सो लेट्स सी द सम जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सी through the various judgment the Supreme Court has clearly established the supremacy of the fundamental rights over the DPSP, है ना। ऐसे बहुत सारे मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया है कि जो सुप्रीमेसी है, जो फंडामेंटल राइट्स का जो सुप्रीमेसी है वो डीपीएसपी से ज्यादा है।
एग्जाम्पल द मिनर्वा मिल केस। ठीक है, सो लेट्स सी। देखिए, एज वी नो दैट, देखिए अंडर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि मिनर्वा मिल केस में मतलब कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दो प्रोविजन को चैलेंज किया गया। ठीक है, क्या किया गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दो सेक्शन को चैलेंज किया गया था मिनर्वा मिल केस में, सेक्शन 4 एंड द सेक्शन 55। तो आज हम सेक्शन 4 के बारे में बात करेंगे। यदि मुझे टाइम मिलता है तो हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे मिनर्वा मिल केस पे, जिससे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब सेक्शन 55 क्या था और वट एवर मतलब जजमेंट दैट हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। आई विल टॉक अबाउट दैट। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सेक्शन, दो सेक्शन को चैलेंज किया गया था। वो सेक्शन था सेक्शन 4 एंड 55। तो देखिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन 4। अंडर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, the government had introduced this provision under which the government gives preference to Article 39 capital B and 39 capital C over all fundamental rights। अब देखिए क्या होता है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोविजन लाया था जिसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट गिव्स द प्रेफरेंस टू आर्टिकल, गवर्नमेंट ने आर्टिकल 39 कैपिटल बी और 39 कैपिटल सी को मतलब प्रेफरेंस दे दिया ओवर ऑल फंडामेंटल राइट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि यदि गवर्नमेंट आर्टिकल 39 कैपिटल बी और आर्टिकल 39 कैपिटल सी से रिलेटेड यदि कोई लॉ बनाती है तो वो लॉ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर माना जाएगा। ठीक है, एंड वी नो वेरी वेल दैट this was against the basic structure of the constitution because केशवानंद भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि वट एवर laws that you want to amend you can amend, but you cannot amend the basic structure of the constitution, and that's why this was struck down by the Supreme Court by stating that these two laws, that is the article 39 capital B and C, can only be given preference over fundamental rights of article 14, article 19, article 30। मतलब कि गवर्नमेंट ने इस लॉ को स्टॉप डाउन कर दिया ये कहते हुए कि जो आर्टिकल 39 कैपिटल बी और आर्टिकल 39 कैपिटल सी है ये सिर्फ तीन लॉ को सुपरसीड कर सकती है ना? किसको? आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को और आर्टिकल 13 को। यदि आप मेरे इस इनिशिएटिव को लाइक करते हैं तो you can promote my channel UPSC Knowledge Network, and you can share my videos with your friends so that it will encourage me to make more videos. And thanks for watching.